देखो बच्चों, अब हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, बेड डेट्स वाला पॉइंट है। और एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या कह रखा है। डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है हमारा 1/4/18 को, मतलब हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो 1/18 को, और 1 जुलाई को हमें क्या मिला है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब बात ये आती है कि ये वाला पीरियड जो हुआ, ये 3 मंथ हमारे क्या हो गए, प्री पीरियड, और ये बाकी के 9 मंथ जो हो गए हमारे क्या हो गए, पोस्ट पीरियड। मतलब मेरी टाइम रेशो क्या हो गई, 1:3। टाइम रेशो में तो कोई डाउट ही नहीं है। अब बात करते हैं, कह रहा है एवरेज मंथली सेल्स जो है ना, जुलाई और उसके बाद वाले जितने भी मंथ्स हैं वो डबल है पहले वाले मंथ्स की। मतलब ये जो 3 महीने हैं इसकी जो सेल्स है, अगर वो 111 है तो इस वाले पीरियड की हर महीने की सेल्स कितनी है, 2 है। तो ये कितना हो जाएगा, 1:3, और ये हो जाएगा 2:9, मतलब 18। रेशो क्या बन रही है, 3:18 या 1:6। ये 1:6 मेरी क्या निकल के आ गई, मेरी सेल्स रेशो निकल के आ गई। यहां तक का पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं। देखो, कह रहा है कि बेड डेट्स हैं 350 रुपए के, रिलेटेड टू सेल्स अफेक्टेड आफ्टर 1/9/2018। इसने ये बोल दिया कि 1/9/18 के बाद तो पक्का है बेड डेट्स हुए ही सिर्फ 350 के। मतलब अगर मेरे को क्वेश्चन में जो बेड डेट्स दे रखे हैं वो मैं लिख देता हूं कि मुझे क्वेश्चन में बेड डेट्स कितने के दे रखे हैं, मुझे क्वेश्चन में बेड डेट्स दे रखे हैं, टोटल बेड डेट्स जो हैं वो मेरे 1250 रुपए के, लिखना रह गया। तो टोटल बेड डेट्स ₹1250, और इस 1250 रुपए में मैं इसको थोड़ा सा मतलब रब कर दूं या दोबारा यहां पे नीचे लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे या यहीं पे लिख देता हूं तब भी समझ आ जाएगा। 1 सितंबर 18 के बाद पक्का है हमारे बेड डेट्स 350 के, और टोटल बेड डेट्स हमारे कितने के हैं, 1250 रुपए के। इसका मतलब 1250 में से 350 तो इस पीरियड के कंफर्म हो गए। अब रह कितने गए इस पीरियड के, मतलब यहां से लेके यहां तक के पीरियड के रह गए 900 रुपए। अब इस 900 रुपए को सेल्स रेशो में तो बांटूं, लेकिन इस सेल्स रेशो में ये वाली सेल्स रेशो थोड़ा कवर होगी, ये मंथ थोड़ी ना कवर होंगे, क्योंकि उसमें तो फिक्स ही बता दिया 350 रुपए के बेड डेट्स हुए हैं। 1 सितंबर के बाद तो पक्का है, 31 मार्च तक 350 के बेड डेट्स हैं। मतलब 900 रुपए कब से लेके कब तक के हैं, वो इस पीरियड के हैं 1/4/18 से लेके 31 अगस्त 18 तक के। अब इसमें मेरा टाइम पीरियड कैसे आ रहा है, यहां पे 3 महीने आ रहे हैं, यहां पे सिर्फ 2 महीने, जुलाई और अगस्त। आप सोच के देखें, अप्रैल मई जून आपका प्री पीरियड में आ रहा है सेल्स रेशो के लिए, और जुलाई और अगस्त सिर्फ आ रहा है जो हमारा पोस्ट पीरियड है, किसके लिए, बेड डेट्स की कैलकुलेशन के लिए। इसका मतलब यहां पे मेरा बेड डेट्स एक्चुअल तरीके से निकलेगा। यहां पे सेल्स रेशो तो है, लेकिन इसके लिए स्पेशली सेल्स रेशो अलग से निकलेगी। वो क्या निकलेगी आप खुद बताएं। यहां पे जो हमारी सेल्स थी वो अगर 1 है तो इस पीरियड की 2 है, लेकिन 2 में मुझे सिर्फ 2 महीने लेने हैं, एक ये और एक ये। तो मेरी स्पेशली सेल्स रेशो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, सेल्स रेशो फॉर द बेड डेट्स, सेल्स रेशो फॉर बेड डेट्स कितनी, मुझे बताएं। प्री पीरियड कितना है यहां पे, अप्रैल मई जून, मतलब 111, और पोस्ट पीरियड इसके लिए कितना है, जुलाई और अगस्त, मतलब 2 और 2 4। रेशो बन जाएगी 3:4। जो इसके बाद का पीरियड है उसकी तो 350 फिक्स बोल दी ना। आप बात को इसलिए क्लियर करो, ठीक है। तो मैं इस 900 को बांटूंगा किस रेशो में, 3:4 में, 3 प्री पीरियड में और 4 पोस्ट पीरियड में, और वो मुझे कैलकुलेशन देखनी है कितनी आ रही है। अगर मैं देखूं 900 का 3/4 करता हूं, 3/7 करता हूं, तो 386 इस पीरियड की जो मेरी आ रही है बेड डेट्स, वो आ रही है 386, और इस 2 महीनों की जो बेड डेट्स आ रही है वो मेरी आ रही है 514 रुपए इस पीरियड की। मतलब देखा जाए मेरे इस प्री पीरियड के बेड डेट्स अब एग्जैक्टली कितने हैं, प्री पीरियड के बेड डेट्स 386, और पोस्ट पीरियड के कितने हैं 514 इस 2 महीने के, और 350 सितंबर के बाद वाले हैं, तो दोनों ही पोस्ट पीरियड ना। तो 514
प्लस 350 मतलब 864 रुपए। तो मैं कैसे बांटूंगा एक्चुअल लिख के, बेसिस ऑफ एलोकेशन जो आपने समझी है उसमें कितना लिखूंगा। बेड डेट्स प्री पीरियड का मेरा 386 और पोस्ट पीरियड का 864। मैं दोबारा सारा का सारा रिपीट कर देता हूं। हमारे टोटल बेड डेट्स है 1250 रुपए की। 1250 रुपए को प्रैक्टिकली तो हम इसको कैसे बांटते, सेल्स रेशो में बांटते, क्योंकि बेड डेट सेल्स रेशो में बढ़ता है। लेकिन क्वेश्चन में खुद ही कह दिया कि जो हमारा पीरियड है ना 1 सितंबर के बाद वाला, उसके बेड डेट्स हमारे कितने हैं, 350 फिक्स हैं। मतलब पोस्ट पीरियड का सितंबर के बाद से बेड डेट्स फिक्स है 350। मतलब 1250 में से 350 तो हटा दो जो पोस्ट पीरियड में जाने हैं, और बाकी बचे हुए 900 कौन से हैं, इस 5 महीनों के हैं। अप्रैल मई जून प्री पीरियड और जुलाई अगस्त पोस्ट पीरियड। तो मैं इसके लिए स्पेशली सेल्स रेशो अलग से निकालूंगा। तो ये मेरे 3 मंथ्स आ रहे हैं, ये 2 मंथ्स आ रहे हैं, लेकिन प्री पीरियड की जो मेरी सेल्स है वो 1 है और पोस्ट पीरियड की दोनों महीनों की 2 है। मतलब यहां पे 3 और यहां पे 2 + 2 4। तो 3:4 हमारी रेशो निकल के आ गई। 900 को इसी में बांट दो तो 900 का 3/7 और कितना था, 514 रुपए। तो 514 रुपए पोस्ट पीरियड में 900 का 4/7 प्लस अलग से 350 तो है ही। तो इस हिसाब से पोस्ट पीरियड के हो गए 864 रुपए और प्री पीरियड के हो गए 386। देखो अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या कह रहा है, ये कंफर्म होगा, अब आपको समझ आ गया होगा। रियलाइजेशन ऑफ बेड डेट्स है हमारी 500 रुपए की, और जो रियलाइजेशन है ना बेड डेट्स की, जिसको हम बेड डेट्स रिकवर्ड बोलते हैं, ये कौन से पीरियड की है, 2016 की, जब ये फर्म चला रही थी कोई इस बिजनेस को। तो ये प्री पीरियड की रिकवरी है या पोस्ट पीरियड की। हमारा 1 जुलाई 18 से बिजनेस स्टार्ट हुआ है, इससे पहले बिजनेस तो चल रहा था लेकिन कंपनी के नाम से नहीं चल रहा था। तो उस टाइम की रिकवरी को मुझे प्री पीरियड की ही रिकवरी मानना चाहिए, जो उस टाइम पे बेड डेट्स हुए थे। इसलिए जो आपके रियलाइजेशन हुई है ना 500 रुपए की बेड डेट्स रिकवर्ड की, ये हमें प्री पीरियड में ही लिखनी है पूरी की पूरी। तो ये पॉइंट था जो आपको समझाना था। मैं आपको रिकमेंड पहले भी कर चुका हूं। 1 2 3 फर्स्ट तो मैंने खुद ही करवाया था क्वेश्चन, और 1 2 3 और ये कौन सा है आपका 5th क्वेश्चन, ये आप कर सकते हो इजीली आप बुक से। 4th क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस करूंगा, और इसके आगे वाले क्वेश्चंस के सारों की स्टेटमेंट जिसमें मेन बात है सारी की सारी डिस्कशन करूंगा। फिर आप मुझे बताएंगे कि आपको कौन सा क्वेश्चन मुझे बोर्ड पे करवाना है, मैं वही करके दिखा दूंगा। ठीक है, लास्ट की क्लासेस में। फिलहाल आपको रेगुलरली मैं सिर्फ पॉइंट्स की डिस्कशन करूंगा, इसमें इतना ही बहुत है। देखो बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक के अंदर, उसके हाईलाइट पॉइंट उठाए हैं, फिर डिस्कशन करते हैं हम अपने। इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन का हाईलाइट पॉइंट उठाते जाएंगे, डिस्कशन करते जाएंगे, आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा बिना बोर्ड पे क्वेश्चन कंप्लीट किए, क्योंकि आपको खर्चों को ही बांटना है। वही बांटना सीख लिया तो रह क्या गया। देखो डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है आपका 1/4/17, डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 1/7/17। मतलब प्री पीरियड आपका 3 महीने, पोस्ट पीरियड है 9 मंथ्स। तो आपकी टाइम रेशो तो पहले ही आ गई 1:3, 3:9 बोलो या 1:3 बोलो। कह रहे जीपी रेशो ना कॉन्स्टेंट है थ्रू आउट द ईयर। इसका मतलब पता है क्या है, आपकी प्री पीरियड में भी जीपी रेशो उतनी है जितनी पोस्ट पीरियड में है। मान लो जैसे जीपी रेशो 25% ऑन सेल्स है, तो प्री पीरियड में भी 25% ऑन सेल्स है और पोस्ट पीरियड में भी 25% ऑन सेल्स है। इसमें कंफ्यूजन का कोई सोर्स नहीं है। उसके बाद बात आती है एवरेज मंथली सेल्स इन द अप्रैल 2017। इससे वैसे क्या बात पता लगती है, जीपी रेशो कांस्टेंट है। मतलब हम जो ग्रोस प्रॉफिट से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं ना, आपने पहला क्वेश्चन देखा होगा, हमने ग्रोस प्रॉफिट से स्टार्ट किया क्वेश्चन। तो ग्रोस प्रॉफिट को हम किस रेशो में बांटते हैं, सेल्स रेशो में। इसी कारण से क्योंकि हमारी जो जीपी है ऑन सेल्स इक्वल है प्री पीरियड में भी पोस्ट पीरियड में भी। अगर ये चेंज हो गई ना तो आपका क्वेश्चन करने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा। उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे, फिलहाल आप ऐसे ही समझे। तो एवरेज मंथली सेल्स इन अप्रैल 2017, Feb 2018 and March 2018 was double the average monthly sales for the remaining period, previously remaining। बात को समझे, इसका क्या मतलब है। आपका जो ईयर जो स्टार्ट हो रहा है वो 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 18 में जा रहा है। इसमें आपका प्री पीरियड है 1/7/17 से पहले वाला, इसके बाद आपका पोस्ट पीरियड है। कह रहा है 3 महीने ऐसे हैं जिसमें सेल डबल है बाकी महीनों के मुकाबले। मतलब अगर मैं बात करूं प्री पीरियड, तो प्री पीरियड में अप्रैल मई जून
और पोस्ट पीरियड में बताना जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इसने क्या बोला, कह रहा है एक तो अप्रैल की सेल्स दुगनी है, एक क्या कह रहा है फेब की सेल्स दुगनी है, और एक मार्च की। बाकी सारी 1 बस। ठीक है, पूरे 12 महीने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहां पे आ रहा है 4 और यहां पे आ रहा है कितना, 7 और 4 11। मतलब हमारी सेल्स रेशो इस क्वेश्चन में कितनी है, 4:11। समझना आसान है, कुछ मुश्किल थोड़ा ना इस क्वेश्चन के अंदर। तो हमारी 4:11 आ गई हमारी सेल्स रेशो। इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे। इसमें कुछ बातें और बोल रखी हैं, जैसे कि ये क्या रखा है कि परचेज कंसिडरेशन जो है ना, हमने उसको सेटिस्फाइड करना है 3000 इक्विटी शेयर 100 रुपए का देके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन की बात ही नहीं कर रखी इस क्वेश्चन में, मतलब हमारे लिए काम आसान है। परचेज कंसिडरेशन कैसे दे रहे हैं ये मैटर थोड़ी ना है, हमने तो खर्चों को बांटना है ना। अब परचेज कंसिडरेशन बैंक बैलेंस से देते हैं, शेयर्स इशू करके देते हैं, वो बैलेंस शीट की आइटम है। बैंक भी बैलेंस शीट की आइटम है, शेयर कैपिटल भी बैलेंस शीट की आइटम है, हमें इससे क्या मतलब है। हाँ, इंटरेस्ट होता उसका तो हम यहाँ पे बांटते। इसके अलावा कह रहा है कैरिज आउटवर्ड को, ट्रैवल कमीशन को खुद ही कह रहा है कि सेल्स रेशो में बांटना है, तो हमें बता रहा है तो कोई बात नहीं, अच्छा है, हमारे लिए आसान हो गया काम। तो हमारे लिए सेल्स रेशो इस क्वेश्चन में निकालनी इंपॉर्टेंट थी, जो 4:11 है। और जीपी को जो निकल के आएगी, जीपी आपको निकालनी आती है। क्वेश्चन के अंदर आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज दे रखा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ नहीं दे रखे, और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। तो आप ट्रेडिंग अकाउंट बना लो, सबसे बढ़िया, ओपनिंग प्लस परचेज, और क्रेडिट साइड में सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, इससे आपका जीपी निकल जाएगा, और जो जीपी निकल के आएगा उसको आप बांट लो। देखो, दो तरीके आपके पास जीपी निकालने के। एक तो आप क्या करो, सेल्स पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, यहां पे जैसे यहां पे सेल्स लिखो, क्लोजिंग स्टॉक लिखो, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो लिखो। तो इधर के टोटल में से लेस कर दोगे, जीपी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग करके ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लो, और सेल्स में से उसको लेस कर दो। मतलब आपको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना, वर्किंग नोट में करना है, तो सेल्स में से सीओजीएस घटा दो जो आप पहले से पढ़ के आए हो, तो भी आपका जीपी आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, जीपी को हमने सेल्स रेशो में ही बांटना है। हमें क्वेश्चन में जो भी सेल्स रेशो दे रखी है कितनी है फिलहाल इस क्वेश्चन में, 4:11। 4:11 में आप जीपी को बांट देना, सबसे आसान का। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 की मैंने बात की है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, इलस नंबर 7 या क्वेश्चन नंबर 7, कुछ भी बोले। देखो बच्चों, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है ना क्वेश्चन में, वो थोड़ा सा समझने का है और अलग है। देखो, डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है 1/4/2015, और डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 1/8/15। मतलब 4 महीने प्री में है, 8 महीने पोस्ट पीरियड में, मतलब 1:2 हमारी क्या है, ये तो कंफर्म है हमारी क्या है, टाइम रेशो। उसके बाद टोटल सेल्स मुझे दे रखी है पूरे पीरियड की 4,80,000 रुपए। अप्रैल पीरियड की सेल्स कह रहा है ट्वाइस है द एवरेज सेल्स ऑफ ईच मंथ। हमारी जो एवरेज सेल्स है ना पूरे साल की, उसका 2 गुना सेल्स कहां पे हो रही है, अप्रैल में। मई, फेब और मार्च की जो सेल है ना, 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज सेल्स ऑफ ईच मंथ। 1.5 बोल सकते हैं, 1.5 का मतलब 1.5। कितने महीनों की, मई, फेब और मार्च की। अक्टूबर की सेल्स बिल्कुल एवरेज सेल्स के बराबर है, मतलब 1 है। और जुलाई और जैन की सेल्स है हाफ, मतलब 0.5। किसकी, एवरेज की। तो जो हमें गिवन है ना, एक बार बात को समझे, मैं ये मानूं जो सेल्स ऑफ डिफरेंट मंथ गिवन है, उसको उन्हीं ईयर्स को उन्हीं मंथ्स को देखे। अप्रैल हमें गिवन है, मई, इसके बाद जुलाई, अगर सीरीज में चलूं तो जो नहीं गिवन उसको इग्नोर कर रहा हूं। अप्रैल, मई, जून नहीं है, जुलाई है, लिख दिया। अगस्त नहीं है, सितंबर नहीं है, अक्टूबर है, वो भी लिख दिया। नवंबर दिसंबर नहीं है, जनवरी है, वो भी लिख दिया। और फेब और मार्च गिवन है, वो भी लिख दिया। और इसकी क्या क्या सेल्स है, अप्रैल की कितनी है, दुगनी है। अगर मान लो मैं एवरेज मंथली सेल्स को 1 मिनट के लिए 1 मान लेता हूं, हमारी एवरेज मंथली सेल्स 1 है, तो साल में 12 महीने होते हैं, मतलब पूरे साल की जो सेल्स कितनी बनी, अगर एवरेज को फॉलो करें तो 12। अगर हर महीने की सेल्स 1 है तो 12 महीने की सेल्स कितनी हो जाएगी, 12। अब बात यह आती है कि इसमें अप्रैल की सेल्स 2 है,
मई की सेल्स कितनी है 1.5, फेब की और मार्च की भी 1.5, अक्टूबर की इक्वल टू 1 और जुलाई और जैन की 0.5, 0.5, 0.5। इन सभी का पहले टोटल करो कि कितनी आ रही है। तो अगर मैं इसका टोटल करता हूं ना, 2 और ये 3.5, 4, 5, 5.5 और 3, 8.5, 8.5 तो सेल्स हमारी कितने महीनों की आ गई 8.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब 12 महीनों की सेल्स कितनी है 12, और उसमें से सिर्फ 7 महीनों की सेल्स ही 8.5 आ गई। तो सेल्स ऑफ रिमेनिंग 5 मंथ्स कितनी हो गई आप खुद बताएं। 12 में से 8.5 लेस कर दो तो 3.5 हमारी क्या आ गई, रिमेनिंग पीरियड की हमारी क्या निकल के आ गई, सेल्स निकल के आ गई। इसको 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना उस पीरियड की, तो मैं इसी को एवरेज कर देता हूं। ये कन्फर्म है पूरे साल की 12 है। 12 में से 8.5 तो इन 7 महीनों ने ले लिए, तो 3.5 किसने लिए, बचे हुए 5 महीनों ने। तो मैं इसको क्या बोल दूंगा इस हिसाब से कि मंथली एवरेज ऑफ सेल्स ऑफ रिमेनिंग मंथ्स कितनी हो जाएगी 3.5/5। 5 महीने रह गए ना, 7 तो ऊपर हो चुके हैं। तो मैं इसको कितना कर सकता हूं, अगर मैं 5 से डिवाइड करता भी हूं तो ये लगभग, जहां तक मुझे ध्यान है 0.7 आ जाएगा। 0.7 आपकी रिमेनिंग 5 मंथ्स कौन कौन से हैं आप खुद बताएं। एक तो जून की, एक अगस्त की, जून की कितनी 0.7, अगस्त की, सितंबर की भी 0.7, उसके बाद नवंबर की भी 0.7 और दिसंबर की भी 0.7। बस अगर आपको ये पता लग गया ना, इसको यहां तक आप पहले नोट करो, ये आपकी पहली रिक्वायरमेंट है, आप इसको एक बार नोट करें। फिर मैं इसको आगे लेके जाता हूं, ऊपर वाले को मैं रब कर देता हूं, इस वाले को मैं रब कर रहा हूं, ये आप नोट कर लो, ये लिखा हुआ इसी को ही मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, बहुत ध्यान से समझना। देखिए मुझे बताएं प्री पीरियड के हर एक महीने की सेल्स, क्योंकि हमें अप्रैल की पहले से गिवन थी, मैं इसको 2 लिख देता हूं। मई की मुझे गिवन थी 1.5, वो मैंने लिख दी। मुझे जून की सेल्स यहां पे गिवन नहीं थी, देख लो आप, तो इसलिए 0.7। जुलाई की मुझे यहां पे गिवन थी 1.5, तो मैं 0.5 ही लिखूंगा। अगस्त की सेल्स भी मुझे यहां पे गिवन नहीं थी, इसलिए मैं 0.7 लिखूंगा। सितंबर की भी गिवन नहीं थी, मैं 0.7 लिखूंगा। अक्टूबर की मुझे गिवन थी 1, तो मैं 1 लिखूंगा। नवंबर की मुझे गिवन नहीं थी 0.7, दिसंबर की भी 0.7, जनवरी की मुझे सेल्स गिवन थी हाफ 0.5, फेब की मुझे गिवन थी 1.5 और मार्च की भी मुझे गिवन थी 1.5। तो बस इसका टोटल कर दो, इधर का टोटल करो और इधर का टोटल करो, और टोटल करने के बाद रेशियो निकल आएगी। फिर भी मैं एक बार निकाल देता हूं अपनी कैलकुलेशन करके, आप खुद से करो। देखें तो मेरी इस पीरियड की जो आ रही है टोटल प्री पीरियड की, वो 4.7 आ रही है, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन 1/8 को, तो उससे पहले 4 महीने की 4.7 और अगले 8 महीनों की 7.3। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, अगर मैं इसको सोल्व करूं तो 47/10 और 73/10, अगर मैं इसको नीचे वाले को हटा भी दूं एक बारी के लिए, तो 47:73 मेरा क्या निकल के आ गया, हमारी इस क्वेश्चन के लिए सेल्स रेशियो निकल के आ गई। इसी सेल्स रेशियो में अपने क्वेश्चन को करेंगे। कुछ मुश्किल नहीं था, थोड़ा लॉजिक लगाना था, समझना था, आपके माइंड में बिल्कुल 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 फिट हो गया होना चाहिए। ठीक है, इसमें ना एक पॉइंट और भी डिस्कस कर रखा है जो इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बोलूं अब जीपी रेशियो, जो आपका क्वेश्चन पूरा पढ़ लो, 7th इलस है, ग्रोस प्रॉफिट है, उसको आप किस रेशियो में बांटोगे, ऑब्वियस है आप इसको सेल्स रेशियो जो निकल के आई है इसी में ही बांटोगे, और तो कुछ बेसिस है नहीं आपके पास। अच्छा, इसके अलावा ना डायरेक्टर फीस आपको पता है आप पोस्ट में डालते हो, बैंक चार्जेस को आप टाइम रेशियो में डालोगे। अच्छा, इसके अलावा रेंट को टाइम में डालोगे, डिस्काउंट और बैड डेट्स को आप सेल्स रेशियो में डालोगे, जनरल चार्जेस को टाइम रेशियो में बांटोगे। एक पॉइंट है इसके अंदर सैलरी का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सैलरी की डिस्कशन करते हैं, एक बार आप इसको समझना, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, देखो हमें क्वेश्चन में ना सैलरी को वैसे किस रेशियो में बांटना चाहिए, टाइम रेशियो में, विदाउट एनी डाउट। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है एम्प्लॉइज इन द प्री पीरियड जो थे ना वो 3 थे, फिर बाद में हमें एक एम्प्लॉय और बढ़ाना पड़ गया, तो इससे सैलरी को बांटने का थोड़ा लॉजिक चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक एम्प्लॉय भी तो बढ़ा है। तो मुझे एक बात बताएं, प्री पीरियड में 3 एम्प्लॉयज थे और मंथ कितने हैं, 4। मतलब मुझे अप्रैल में 3 एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है,
मई में भी 3 एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, जून में भी और जुलाई में भी 3 3 3 3 12 सैलरियां निकलेंगी। हर महीने में मिला के 4 महीनों की 12 सैलरी देनी पड़ेगी। ठीक है, एम्प्लॉयज 3 है लेकिन सैलरी तो 12 जाएंगी ना। पोस्ट पीरियड की बात करते हैं। पोस्ट पीरियड में 4 एम्प्लॉयज हो गए और महीने रह गए हमारे कितने, 8। 8 महीनों में 4 एम्प्लॉयज को हर महीने की सैलरी तो 32 सैलरीज देनी पड़ेंगी मुझे। 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौक 32, तो 12:32 या 3:8 हमारी स्पेशली एक्चुअल रेशो निकल के आएगी सैलरी के पर्पस के लिए। अब ये जो सैलरी के लिए रेशो निकली है, ये हमारी टाइम रेशो मत बोलो, इसको एक्चुअल रेशो बोलो। जहां पे मेहनत करनी पड़ रही है वो एक्चुअल रेशो है, बात ही खत्म, है ना। तो ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। इसी से रिलेटेड ना मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है जो आपकी बुक में शायद है कि नहीं है, वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूं, अभी 2 मिनट की बात है। देखो यहां पे ना मैंने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है ना वो 1 अगस्त की जगह 1 जुलाई कर दिया है। अब बात को समझे, ये कह रहा है कि जो सैलरी पोस्ट पीरियड में है ना वो कंपनी ने 3 गुना कर दिया जो पहले एम्प्लॉयज की सैलरी हुई करती थी। मतलब अगर मान लो मैं अपने एम्प्लॉय को प्री पीरियड में सैलरी दे रहा हूं, तो प्री पीरियड में मैं उनको अगर मान लो 1-1-1 अप्रैल मई जून की सैलरी अगर 1 दी जा रही है, तो पोस्ट पीरियड में सैलरी कितनी दी जा रही हो गई, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो यहाँ पे 3 3 3 3 3 3 3 3 3, तो ये कितनी हो गई 27। देखिए तो ये कितना है 3 और ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 27 हो गई। तो रेशो क्या बन गई 3:27 या 1:9। देखो यहां पे एम्प्लॉयज नहीं बढ़ाए, पिछला जो भी केस समझाया मैंने वहां पे एम्प्लॉयज बढ़ाए हैं, यहां पे क्या बढ़ाई है, यहां पे सैलरी बढ़ाई है। वैसे तो देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अभी मैंने आपको पिछला केस जो करवाया वहां पे एम्प्लॉयज बढ़े थे, 1 एम्प्लॉय बढ़ा, मुझे पता लगा कि कितने महीने हैं, उस वाले क्वेश्चन में 4 महीने थे क्योंकि इनकॉर्पोरेशन वहां पे 1 अगस्त को हो रहा था, ये मैंने अब चेंज कर दिया ना। तो वहां पे एम्प्लॉयज थे हमारे पहले 3, मैंने 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और आगे एम्प्लॉयज 4 हो गए तो बचे हुए महीने थे 8, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल काम हो गया। अब यहाँ पे क्या है, हमने कोई एम्प्लॉयज नहीं बढ़ाई, यहाँ पे सैलरी 3 गुना कर दिया। तो पहले वाले को अगर 1-1-1 मान ले तो अगले वाले को 3-3-3-3-3-3 कर दो, ठीक है। और इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता इसमें। अब इस बात को आप समझ जाएं। देखो मेरे दिमाग में वैसे ये कैलकुलेशन करने का ज्यादा दिल कर रहा था, एक छोटा सा केस और बढ़ा दिया। दिमाग लगाने में क्या जा रहा है, बुक में नहीं दिया फिर भी दिमाग लगाने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। देखो मैंने आपको एक केस करवाया जिसमें एम्प्लॉयज बढ़ रहे थे या कम हो रहे थे जो भी है। दूसरे केस में मैंने कहा सैलरी डबल हो गई या ट्रिपल हो गई। यहां पे दोनों चीजें हो गई, सैलरी भी ट्रिपल हो गई और एम्प्लॉयज भी पहले 2 थे प्री पीरियड में, पोस्ट पीरियड में 3 हो गए। तो पहले मैं ये कहूं अगर सैलरी प्री पीरियड की 1-1-1 थी तो पोस्ट पीरियड की वो 3 गुना होगी, 3-3-3-3-3-3-3-3-3। ठीक है, ये तो अगर इंडिविजुअल एक पर्सन की सैलरी की बात करूं। लेकिन अगर मैं कहूं एम्प्लॉयज यहां पे 2 थे तो यहां पे कितनी सैलरी निकलेंगी, 2 अप्रैल की सैलरी जो थी वो 1 मान ले अगर, तो 2 एम्प्लॉयज की सैलरी कितनी हो जाएगी, 2-2-2। जो पोस्ट पीरियड है वहां पे एम्प्लॉयज कितने हैं, जो पहले थे 2 अब कितने हो गए हमारे एम्प्लॉयज 3। तो एक तो ट्रिपल हो गई सैलरी इसकी, ठीक है 3 गुना, फिर उसमें एम्प्लॉयज भी बढ़ गए, तो 9 सैलरी निकालनी है एक हिसाब से मुझे। एम्प्लॉयज 3 हैं लेकिन 3 गुना सैलरी हो गई है ना, तो 9 मतलब यहां पे भी मल्टीप्लाई 6 और इसको भी इससे मल्टीप्लाई तो 81। तो मेरी रेशियो हो गई 6:81 या 2:27 बोल सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो मतलब एग्जाम ओरिएंटेड बात करूं फिर भी आपको समझ तो होनी चाहिए। मैथमेटिक्स तो आपके साथ हमेशा ही चलना है जब आप अकाउंट पढ़ रहे हो तो, ठीक है। तो आप इसको समझ लें, आगे बाकी का जो कंसेप्ट है छोटा मोटा जो भी रह गया हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।